देखिए, देश में 15 साल बाद एक बार फिर से जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कर दी। इससे पहले देश में आखिरी बार साल 2011 में जनगणना कराई गई थी। सामान्य तौर पर भारत में हर 10 साल पर जनगणना कराने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी और बाकी कई कारणों की वजह से इसमें देरी की गई। इसके बाद जनगणना में जाति आधारित आंकड़ों को शामिल करने के मुद्दे पर भी राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर व्यापक बहस हुई, जिससे प्रक्रिया और आगे बढ़ गई। अब सरकार ने जनगणना को नए स्वरूप के साथ शुरू किया है। इस बार की जनगणना में जाति से संबंधित जानकारी भी शामिल की गई है। इससे देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को बेहतर तरीके से समझने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार के अनुसार जनगणना 2027 की पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में की जाएगी। पहला चरण मकान सूचीकरण और आवास गणना का होगा। ये चरण 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक इस पहले चरण में जनगणना कर्मचारी कुल 33 अलग अलग सवाल पूछेंगे। सवाल क्या है वो आपको बिंदुवार तरीके से समझा देते हैं। सरकार की तरफ से जो गजट जारी किया गया है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें पहला मकान से जुड़े सवाल हैं, जिसमें भवन नंबर पूछा जाएगा, यानी मकान नंबर पूछा जाएगा। फर्श किस चीज का बना है, मिट्टी का है, टाइल्स लगे हुए हैं, सीमेंट का बना हुआ है, वो आपको बताना होगा। दीवार किस चीज की बनी है, मिट्टी का है, ईंट का है, पक्की छत है, इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी देनी होगी। छत किस चीज से है, मकान का उपयोग किस चीज के लिए हो रहा है, इसके बारे में जानकारी देनी होगी। मकान की मौजूदा हालात कैसे हैं, इसके बारे में जानकारी देनी होगी। ये मकान से जुड़े सवाल हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इस जनगणना में परिवार से जुड़े भी सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि घर का नंबर क्या है परिवार के लिए, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। घर में कुल कितने लोग रहते हैं, इसके बारे में जानकारी देनी होगी। 2 हैं, 4 हैं, 5 है। परिवार के मुखिया कौन है, यानी उस घर के मालिक कौन है, उनका नाम आपको बताना होगा। मुखिया का लिंग क्या है, यानी मेल है, फीमेल है, ये सभी को बताना होगा। मुखिया किस वर्ग से हैं, यानी SC हैं, ST हैं, जनरल हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी देनी होगी। मकान अपना है या फिर किराए का, इसके बारे में भी बताना होगा। उस मकान में कितने कमरे हैं, इसके बारे में भी जानकारी देनी होगी। और इसके अलावा उस घर में कितने शादीशुदा जोड़े रहते हैं। ये 15 सवाल हैं। इसके अलावा टोटल 33 सवाल इसमें रखे गए हैं। सरकार बारीकी से इस बार जनगणना करवाने की कोशिश में है। सुविधा से जुड़े भी सवाल हैं, जिसमें जैसे कि पीने का पानी कहाँ से आता है, कुआं से आता है, चापाकल से आता है, या अपना समरसेबल है, या नदियों से पानी लाए जाते हैं, या सप्लाई वाला पानी है। पानी की सुविधा घर में है या बाहर से है, इसके बारे में भी जानकारी मांगी गई है। बिजली जो है, रोशनी का जो घर में रोशनी होती है रात में, वो कहाँ से आता है, उसका मुख्य साधन कहाँ से है, सरकारी बिजली है या अपना जनरेटर है या दूसरा कोई सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली जलाई जा रही है। इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी देनी होगी। घर में शौचालय है या नहीं, इसके बारे में भी जानकारी देनी होगी। शौचालय के प्रकार के बारे में जानकारी देनी होगी कि सरकार की तरफ से बनाया गया, अपना बनाया गया, किस तरह का है, कच्चा है, पक्का है। और घर से जो गंदे पानी की निकासी होती है वो कैसे निकासी होती है, सरकार के द्वारा या तो नगर निगम के द्वारा जो बनाया गया है सीवर सिस्टम, उसके जरिए है, या अपना तालाब पोखर में बाहर हैं, या खेत में बाहर हैं, या अपना घर के बाहर में कोई गड्ढा करके पानी निकाल रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी देनी होगी। घर में नहाने की जगह है या नहीं, ये भी बताना होगा सरकार को। इसके अलावा घर में रसोई है या नहीं, जैसे LPG PNG का कनेक्शन आप ले रखे हैं या नहीं ले रखे, इसके बारे में बताना होगा। अब खाना किस चीज़ से बनाते, किस ईंधन से बनाते, ये बताना होगा। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी कई जगहों पे लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, कई गोबर गोईठा का प्रयोग किया जाता है, कई लोग केरोसिन से खाना बनाते हैं, कई लोग गैस से खाना बनाते हैं, कई लोग इंडक्शन से बनाते हैं, बिजली इलेक्ट्रिसिटी से। तो उस चीज़ के बारे में भी उन्हें 24वें नंबर पर बताना होगा, सरकार को जानकारी देनी होगी। इसके अलावा सरकार को डिजिटल चीज़ों के बारे में भी जानकारी देनी होगी, यानी कि डिजिटल से कई सवाल हैं, जैसे रेडियो है या नहीं, आपके पास ट्रांजिस्टर है या नहीं,
घर में टीवी है या नहीं ये आपको बताना होगा, घर में इंटरनेट की सुविधा है या नहीं, यानी आप मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट चलाते हैं या फिर ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखे हैं वाईफाई वाला, या फिर सरकार की तरफ से जो इंटरनेट कनेक्शन दी जा रही है तमाम अलग अलग पंचायतों में, ग्राम क्षेत्रों में, उसके बारे में भी आपको जानकारी देनी होगी। इसके अलावा घर में लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसके बारे में बताना होगा। मोबाइल फ़ोन है या नहीं घर में, घर के मुखिया के पास, बाकी लोगों के पास, ये जानकारी सरकार को इस बार जनगणना में बतानी होगी। ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सरकार ने और भी 2-3 चीज़ों पर जानकारी मांगी है, जैसे घर में वाहन है या नहीं, जैसे साइकिल, स्कूटर, बाइक है या नहीं घर में। इसके अलावा 4 व्हीलर यानी कार, जीप, वैन जैसे गाड़ियां हैं या नहीं, उसके बारे में बताना होगा। और सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ सरकार ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आप कौन सा अनाज ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि सरकार की एक कोशिश है कि मोटा अनाज का ज़्यादा प्रयोग हो अपने देश में, और इसको लेकर सरकार कई योजनाएं भी बना चुकी है। अब ये सरकार जानना चाहती है आप कौन सा अनाज ज़्यादा खाते हैं। और आखिरी में वैकल्पिक के तौर पर मोबाइल नंबर भी घर के जो गार्जियन है, जो मुखिया है, उनका नंबर बताना होगा। अब कैसे जानकारी भरनी है वो भी आपको बता देते हैं। वेबसाइट जारी की गई है sc.census.gov.in। पहले लॉगिन करें, घर के मुखिया का नाम और नंबर उस पर दर्ज करें। 16 भाषाएं वहाँ पे दर्ज है, जिसमें से अपनी भाषा चुनें, हिंदी, अंग्रेजी, जो भी आपको ठीक लगता हो। अपने ज़िला या शहर का नाम भरें वहाँ पे, वहाँ से मार्किंग भी कर सकते हैं, अपने लोकेशन जियो मैपिंग के जरिए भी आप कर सकते हैं। वहाँ पे 33 सवाल जो पूछे गए, उन 33 सवालों का जवाब भरें। डेटा भरने के बाद सबमिट करें, और सबमिट करने के बाद एक आईडी मिलेगी, SC ID, जिसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसका फोटो खींच सकते हैं। और जब जनगणना कर्मी आपके घर आएंगे तो उन्हें ये आईडी आपको दिखाना होगा, बताना होगा, ताकि वो उस चीज़ को वेरीफाई करके आगे बढ़ा सके। ये जो तमाम प्रक्रिया है वो आप खुद से भी कर सकते हैं, डिजिटल भी कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं। सिर्फ SI ID आपको रखना होगा, ताकि जब जनगणना कर्मी आए तो उन्हें आप बता सकें। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो कर्मचारी आएंगे, जो जनगणना कर्मी आएंगे, वो कुछ सवाल आपसे नहीं पूछेंगे, उसके लिए आपको बाध्य नहीं करेंगे। जैसे आपकी आमदनी कितनी है ये वो नहीं पूछेंगे, आधार पैन कार्ड का नंबर वो नहीं मांगेंगे, आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं मांगेंगे, पैन कार्ड की फोटोकॉपी वो नहीं मांगेंगे, बैंक डिटेल्स जो है वो नहीं मांगेंगे, इसके लिए वो बाध्य नहीं कर सकते। और एक महत्वपूर्ण चीज़, OTP वो कभी भी आपसे नहीं मांगेंगे किसी चीज़ के लिए। तो अगर कोई ऐसा करता है, फर्जी तरीके से आपको गुमराह करने की कोशिश करता है, तो आप सतर्क हो जाइए। एक और बड़ा सवाल है, जनगणना जब पूरे देश भर में हो रही है, 140 करोड़ लोगों का जनगणना किया जाता है, हर साल करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है, इस बार भी लगभग 12-15 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो सवाल उठता है क्यों किया जाता है जनगणना। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जनगणना इसलिए करवाया जाता है कि देश में कितनी जनसंख्या है उसका सही आंकड़ा पता लगाया जा सके। आर्थिक नीतियों की योजना बनाने में उस आंकड़े का प्रयोग किया जाता है, उस आंकड़े से मदद ली जाती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की योजना बनाने के लिए भी ये आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। आर्थिक और सामाजिक नीतियों को तैयार करने के लिए आंकड़ा बहुत जरूरी होता है कि भाई किस जाति में, किस धर्म में लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह की उनकी दिनचर्या है, उनका सामाजिक स्ट्रक्चर क्या है, कितने अमीर है, कितने गरीब है, उस तरीके से उनके लिए योजनाएं बनाई जा सकती है। रोजगार और उद्योग के अवसरों की पहचान के लिए भी जनगणना जरूरी है। संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करने के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई हम जिस योजना को बना रहे हैं, मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना देना है, शौचालय योजना देना है, उज्ज्वला का योजना देना है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि भाई कौन व्यक्ति वाकई में जरूरतमंद है और उसको उसी हिसाब से हम दे सकते हैं। जनगणना इसलिए भी किया जाता है ताकि लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, इन तमाम चीज़ों की संख्या अगर बढ़ानी हो तो बढ़ाया जा सकता है, घटानी हो तो घटाया जा सकता है। गरीबी और सामाजिक कल्याण योजनाओं में भी मदद के लिए जनगणना करवाई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भविष्य में जनसंख्या वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए भी किया जाता है कि आने वाले 10 साल, 20 साल, 25 साल में हमारा देश कहाँ होगा, कितनी जनसंख्या होगी, उसके लिए पहले तैयारियां कितनी करनी चाहिए, कितना % का रेशियो है जनसंख्या बढ़ोतरी में, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। अब इसके पिछले की जनगणना की बात करें जो पिछली बार की गई थी, तो साल 2011 में कांग्रेस की सरकार ने करवाया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने, लेकिन जातीय जनगणना को कांग्रेस सरकार ने प्रकाशित ही नहीं किया। यह आज़ादी के बाद की 7वीं और देश की 15वीं जनगणना थी।
जनगणना के इतिहास पर नजर डालें तो भारत में पहली गैर प्रायोगिक जनगणना साल 1872 में हुई थी, जबकि 1881 में यह हर दशक में नियमित रूप से आयोजित होता रहा है। अब भविष्य की जनगणना को सरकार पूरी तरीके से डिजिटल बनाने की कवायद में जुटी हुई है। इसके अलावा अगर बात करें मौजूदा जो जनगणना पूरे देश भर में हो रहा है, देश में जनगणना करवाने के लिए मोदी सरकार ने 11,718 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। हाल ही में पेश केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए ताकि शुरुआती चरण के कामों को गति दी जा सके। वहीं बिहार सरकार ने भी इसके लिए लगभग 2190 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है। कुल मिलाकर देखें तो एक सवाल ये भी उठता रहा है कि ये निजी डेटा है, प्राइवेट डेटा है, क्या खा रहे हैं, क्या घर में क्या क्या स्थितियां हैं, घर कैसी है, शौचालय क्या है, डेटा आप चलाते हैं या नहीं चलाते। तो ये भी कहना है सरकार का कि ये व्यक्तिगत डेटा पूरी तरीके से गोपनीय रहेगा। इसे अदालतों में सबूत के रूप में या किसी सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सिर्फ ये आंकड़ों का जो प्रयोग होगा वो सरकारी योजनाओं को बनाने के लिए होगा, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाएगा। लोगों के बेहतर क्या हो सकता है, लोगों के लिए किन किन योजनाओं को बनाया जाता है, किन लोगों को जरूरत है, उन तमाम चीजों में इस डेटा का प्रयोग किया जा सकता है। तो यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब देश में जनगणना हो रही है। और ऐसे में नक्षत्र न्यूज भी अपील करता है आपसे कि जब भी जनगणना कर्मी आए तो उन्हें तमाम चीजों के बारे में जानकारी दें, और सबसे महत्वपूर्ण आप खुद भी हमारे द्वारा बताए गए वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, और जब भी जनगणना कर्मी आए तो उन्हें वेरीफाई करवा लें।